हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 128 के बारे में। ठीक है, तो सेक्शन 128 क्या बोलता है? दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय कंपनी। द वर्ड इज द बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय कंपनी। ओके, इस वर्ड का मतलब क्या होता है पहले वो समझना जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट हर कंपनी के पास होगी, राइट? हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ अकाउंट्स तो होगा ही, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करती होगी। तो जो ट्रांजेक्शन कर रही है उस ट्रांजेक्शन का कोई लिस्ट होगा, लाइक परचेस कर रहा है तो कुछ होना चाहिए उसके पास, राइट? सेल कर रहा है तो उसके पास कुछ डिटेल होना चाहिए। तो कितना का सेल, इनवॉइस वगैरह, वाउचर वगैरह, ये सब तो बेसिक चीज होता ही है, हर कंपनी में होता है। उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? टू बी केप्ट बाय द कंपनी। हम लोग इस सेक्शन के अंदर ये जानेंगे ना कि उसको रखना कहाँ पे है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट बन गया है उसको रखना कहाँ पे है ये जानेंगे, एंड कैसे रखना है वो भी जानेंगे। एक सेक्शन आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सेक्शन 30 सॉरी। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। डेफिनेशन का क्लॉज जो सबसेक्शन 13 है, इस सबसेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब को। व्हाट डज इट मीन बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट? सो व्हेन जब भी क्वेश्चन आता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, इन दैट केस हमारे कुछ पॉइंट सामने आते हैं, ठीक है? प्रोविजन में कुछ अलग स्टाइल से लिखा हुआ है, उसको मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। आपके पास जो भी बुक है आप निकाल लो, अगर आपके पास नहीं है तो आप ई बुक यूज कर सकते हो एमसीए का। अदरवाइज आपके पास इंस्टीट्यूट का मैथ होगा, उसमें भी सेम थिंग होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस लिखने का पैटर्न उनका थोड़ा डिफरेंट होगा, मेरा लिखने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, और कोई खास चेंजेस नहीं होता है। लॉ कोई अपने किसी का अलग नहीं होता है, सबका सेम होता है, ठीक है? सो सबसे पहले क्या बोला गया है? इंक्लूड क्या करता है? वर्ड व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज इंक्लूड। मतलब ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। इंक्लूड्स का मतलब हो गया ये तो है ही, और इनके अलावा भी कुछ हो सकता है। ओके, सिर्फ यही बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे ऐसा नहीं बोला गया है। इंक्लूड बोला गया मतलब इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। क्या क्या वर्ड है? ऑल सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंसेस। वो सारे पैसे जो भी रिसीव हुए हैं, सॉरी ऑल सम ऑफ मनी, वो सारी इनकम जो पैसे रिसीव हुए या फिर खर्च किए हमने, उसका कोई भी रिकॉर्ड है उसको बोलेंगे हम लोग अपना, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट है। ऑल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेल एंड परचेज के समय भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बनते हैं, उनको भी हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मानेंगे। एसेट एंड लायबिलिटी, हमारा बैलेंस शीट याद आ रहा है कुछ, राइट? Item of the cost may be prescribed under section 148. One section 148 स्पेसिफिकली डील करता है कॉस्ट से। ओके, इसमें हम लोग कॉस्ट ऑडिटर वाला सब कुछ देखते हैं। कॉस्ट से रिलेटेड हर एक चीज इसमें देखना होता है। कब कॉस्ट ऑडिट होता है, कब नहीं होता है, वो सब कुछ इसमें लिखा था सेक्शन 148 के अंदर। ओके, सो हम लोग ये समझ गए कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 बोल दिया बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, ठीक है? सेक्शन 128 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखना कहाँ पे है। टू बी केप्ट बाय द कंपनी, उसको रखेंगे कैसे और कहाँ पे रखेंगे, इसके बारे में बात करता है। तो इस सेक्शन 128 के अंदर टोटल 6 सब सेक्शन है, मतलब इसके 6 तो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है? 6 तो ओके। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोलता है? एवरी, अर्थ आ गया कोई, एवरी कंपनी। ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एवरी कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, 1% कंपनी हो या फिर जो भी हो, दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कंपनी। शैल, वर्ड शैल इज मतलब हर कंपनी के ऊपर ये मैंडेटरी है, बनाए, प्रिपेयर, केप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको बनाएगा और उसको रखेगा। कहाँ पे रखेगा भाई? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा। क्या क्या रखेगा? बीओए, बुक्स ऑफ अकाउंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट, और द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, क्लॉज 1 के अंदर, सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बोला गया? एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड केप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस, बनाएंगे भी एंड रखेंगे भी। कहाँ पे रखेंगे भाई? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। क्या क्या चीज रखेंगे? 3 चीज, बुक्स ऑफ अकाउंट रखेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट रखेंगे, ऑर्डर पेपर रखेंगे। कब का रखेंगे? फॉर एवरी फाइनेंस ईयर, हर फाइनेंस ईयर का जो डेटा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, ये वर्ड हर जगह रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इस ट्रू एंड फेयर को खा के ट्रू एंड करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, जो वर्ड, ये वर्ड का बहुत ज्यादा वैल्यू है, ऑडिट में पढ़ेंगे हम लोग ट्रू एंड फेयर का कितना वैल्यू होता है। सो ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज है, मतलब ट्रू एंड फेयर वर्ड ही यूज करना होगा, अपने मन से कुछ अलग वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है? दूसरा, अकाउंट, ये जो बनेगा वो एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। पता है ना हमारा एक्रूअल बेसिस क्या होता है? वरना अकाउंट छोड़ना पड़ेगा फिर आपको। एक्रूअल बेसिस पे बनता है हमारा अकाउंट जो भी है। फिर डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, ठीक है? तो 3 बातें हमको इस प्रोविजन के अंदर याद रखनी होगी।
हर कंपनी को बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर पेपर रखना है, ठीक है, बना के रखना है। कहाँ रखेंगे भाई? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कब का रखेंगे? हर फाइनेंशियल का रखेंगे, जो हमको ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। ओके, दूसरा डबल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए और एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए। ये 3 बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इनके अलावा अगर कंपनी के पास ब्रांच ऑफिस है, इफ द कंपनी हैव ब्रांच ऑफिस, तो हमको उस ब्रांच ऑफिस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस के वो सभी ट्रांजेक्शन जो दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों को इफेक्ट कर रहा है, उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्या बोला गया? ट्रांजेक्शन जो भी इफेक्ट करते हैं बोथ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, ठीक है, उस चीज का हमको यहाँ पे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सो अभी तक अगर प्रोविजन के बारे में बात करें, जो आपके बुक में लिखा होगा, आप देख सकते हो, every company shall prepare and kept at its registered office books of account and other relevant books and paper and financial statement for every finance year, okay, which give true and fair view, देखो word आ गया, okay, true and fair, okay, of the state of affair of a company। true and fair view किसका? state of affair of the company। ये word नहीं लिखा हो, लिख देना आप यहाँ पे। स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी छोटा करके लिखना पड़ा, इंक्लूडिंग दैट ब्रांच ऑफिस, इंक्लूडिंग किसको कर रहे हैं? ब्रांच ऑफिस को, ठीक है। एंड सच बुक्स, सॉरी, इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस इफ एनी, अगर कोई ब्रांच ऑफिस है तो, एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन अफेक्टेड बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस, जिसमें क्या रहेगा? जो एक्सप्लेन करेगा जो ट्रांजेक्शन अफेक्ट कर रहे हैं मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस एज वेल एज ब्रांच ऑफिस, दोनों का ट्रांजेक्शन। लाइक ब्रांच ऑफिस ने कुछ सामान रजिस्टर्ड ऑफिस को, रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ सामान ब्रांच ऑफिस को भेजा है, तो जो सामान भेजा ना तो उसका डिटेल रखना पड़ेगा, या फिर ब्रांच से कुछ रिटर्न गया है तो उसका डिटेल रखना पड़ेगा। ओके, सो ये तो था हमारा क्लॉज सेक्शन 1, सबसेक्शन 1। इसके अंदर फर्स्ट प्रोवाइजो क्लॉज क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर रेलेवेंट पेपर, तीनों वर्ड को यूज किया, बीएफओ, बीएफओ, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रेलेवेंट पेपर मे केप्ट अदर प्लेस इन इंडिया। अगर हम चाहें कि हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहते हैं, हमको कहीं और रखना है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं, हम रख सकते हैं। मे वर्ड है, मतलब हम चाहें तो रख सकते हैं। मे केप्ट अदर प्लेस इन इंडिया, ठीक है। ये कौन बोलेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, एक बार बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, BR@BM, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग पास कर लेंगे। एक बार ये BR@BM पास हो गया ना, उसके बाद इस रेजोल्यूशन से 7 दिन के अंदर, जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हो गया, उस रेजोल्यूशन से विद इन 7 डेज AOC 5 नाम का फॉर्म ROC के पास जाएगा, जिसमें डिटेल होगा कि हम लोग अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, मतलब जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ रखेंगे, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम AOC 5, AOC 4 नहीं बोल रहा हूँ, AOC 4 हमारा बहुत फेमस फॉर्म है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्म है, याद है ना? 30 डे फ्रॉम EGM हम लोग फाइल करते हैं, बट ये वाला AOC 4 होता है। AOC 5 में क्या है? हम रजिस्टर्ड ऑफिस, सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट को दूसरी जगह रख रहे हैं, तो BR@BM का इन्फॉर्मेशन जो भी हम उसको ROC के पास भेज रहे हैं, ठीक है, विद इन 7 डेज। तो द वर्ड 7 इज इंपॉर्टेंट। 7 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म है? AOC 5। क्लियर? नाउ फिर एक प्रोवाइजो क्लॉज दिया है, मे बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर हम चाहें तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकते हैं, इट इज अलाउड, बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने के लिए कुछ कंडीशन दी गई है। ओके, वो कंडीशन यहाँ पे स्टार लगा के ब्लू से सर्कल किया गया ना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन आपके बुक में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर बुक फाड़ दीजिए, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरी PDF में तो है, आपकी PDF का पता नहीं मेरे को। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक मोड शैल रिमेन इन इंडिया सो एज टू बी यूजफुल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस। एक सेकंड, मेरे पास कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है, उसको यूज करने वाला हूँ मैं। एक सेकंड, मैं गायब नहीं हुआ हूँ। ओके, सो आई एम बैक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो जो गायब है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो अपने कॉपी के अंदर। यहाँ मैं नहीं लिख पाऊंगा, जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दो, छोटा करके फिर मिटा दूंगा, ठीक है। पहला तो मेरे पास प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज होना चाहिए। मेरे पास कंप्यूटर में कर रखना है तो मेरे पास स्टोरेज का सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर में रखे, कंप्यूटर झोपड़ी के नीचे रखे, भाई खराब हो जाएगा ना। तो मेरे पास स्टोरेज का सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर का भी इज्जत होना चाहिए, मतलब उसका भी कैपेसिटी होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए वो अच्छे से। ओके, प्रिंट आउट के लिए मेरे पास सर्विस होना चाहिए।
अब हम टैली लगाकर बैठ गए कि सारा डिटेल टैली में रखेंगे और मेरे पास प्रिंट आउट प्रिंटर ही नहीं है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर हमको प्रिंट करना है तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगा। तो मेरे पास प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज, वो डिस्प्ले होना चाहिए अच्छे से एंड प्रिंट आउट होना चाहिए, ऐसा सिस्टम मेरे पास होना चाहिए। दूसरा, वो इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग रखेंगे उसको इस फॉर्म में रखेंगे कि जैसा हमारा फिजिकल फॉर्म आता है ना, मतलब जैसा हम प्रिंट आउट के समय जैसा दिखता है वैसा ही हमको कंप्यूटर में दिखे, या फिर दूसरे स्टाइल में जैसा कंप्यूटर में दिख रहा है वैसा ही प्रिंट आउट में दिखे, ठीक है। तो वो दोनों स्टाइल में, ये दोनों जगह पे जो लिखने का स्टाइल है, पैटर्न है, वो सेम होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारा जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट बुक्स शैल रिमेन कंप्लाई इन द फॉर्मेट, हाँ वही कंप्लाई करना चाहिए हमारा फॉर्मेट जिसमें वो ओरिजिनली जनरेट हुआ था, ठीक है। वर्ड इज ओरिजिनली जनरेट, जिसमें वो ओरिजिनली जनरेट हुआ था उसी फॉर्म में वो रहना चाहिए, क्लियर। बैकअप होना चाहिए, द वर्ड बैकअप इज, अगर आपने कभी किसी कंपनी में या फिर कहीं काम किया ना टैली में, तो उनके पास हमेशा बैकअप फैसिलिटी होता है एंड वो हमेशा परचेज किया हुआ टैली यूज करते हैं, हमारे तरफ वो क्या होता है पायरेटेड नहीं यूज करते, वो हमेशा परचेज किया हुआ यूज करते हैं, जिसमें बैकअप फैसिलिटी उनको बहुत अच्छा मिलता है। अगर किसी कारण से पूरा सिस्टम भी करप्ट हो जाता है तो भी उनका डेटा रिकवर हो जाता है, ओके। बैकअप सर्विस होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज था, लेकिन इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट भाई? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले तो हमको आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा हर साल, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्म देंगे आरओसी को? नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कौन है मेरा, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है मेरी, आईपी एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस बताएंगे हम अपना, ओके। लोकेशन क्या है मेरे सर्विस प्रोवाइडर का, मेरे सर्विस प्रोवाइडर को लोकेशन क्या है, वो इंडिया में लोकेट करता है नहीं करता है, ये सारा कुछ हमको यहाँ पे आरओसी को इन्फॉर्म करते रहना पड़ेगा, ठीक है। टाइम नहीं दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर हमको आरओसी को बता देना पड़ेगा कि मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑनलाइन रखे हुए हैं, वो सारे इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रोवाइड किया, हमको उसका आईपी एड्रेस दिए है एंड वो लोकेट करता है इंडिया के अंदर। जो बेसिक आईटी वाले डिटेल्स है वो हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ओके। ये हो गया हमारा प्रोवाइडर क्लॉज, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखने का ये पूरा तरीका होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक बार रुक के स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ओके। आई विल वेट फॉर 5 सेकंड, या फिर आप वीडियो पॉज कर लो और आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला। क्लॉज 3, सेकंड क्लॉज, व्हेन कंपनी हैज ब्रांच ऑफिस, कंपनी के पास है ना, कंपनी हैविंग अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अगर कंपनी के पास ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, चलो ठीक है, इंडिया के बाहर भी है, चलो कोई बात नहीं। डीम टू हैव कंप्लाई, ये अच्छा, डीम टू हैव कंप्लाई, मान लेंगे कि वो कंप्लाई कर लिया इस प्रोविजन का, अगर समराइज रिटर्न आ जाता है पीरियोडिकली, ठीक है, हमारे ब्रांच ऑफिस से, बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस, अगर पीरियोडिकली समराइज रिटर्न आ जाता है ना, तो बस काफी हो गया भाई, काम चल जाएगा हमारा। मान लेंगे कि वो आपने इस सेक्शन को कंप्लाई कर लिया है, ओके। अदरवाइज फिर कंप्लाई नहीं माना जाएगा, हाँ। व्हेन कंपनी के पास क्या है, ब्रांच ऑफिस इंडिया में या फिर अदर साइड इंडिया है, कंप्लाई कर लेंगे अगर वो समराइज रिटर्न हमको पीरियोडिकली सेंड करते रहते हैं। एक सब क्लास सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑर्डर पेपर, ये सारे डॉक्यूमेंट ओपन फॉर इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे। कहाँ पे ओपन होंगे भाई? रजिस्टर्ड ऑफिस में खुलेंगे ना, रजिस्टर्ड ऑफिस में तो खुलेंगे, बट उसका प्रोसेस क्या होगा, वो सारी डिटेल क्या होगी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। The summarized return of books of account and the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office quarterly basis. जो भी यहाँ पे ना, वो सारी कुछ क्वार्टरली बेसिस पे इंडिया सेंड किए जाने चाहिए, जो भी डिटेल है ना क्वार्टरली बेसिस पे इंडिया भेज दिए जाने चाहिए एंड वो सारे कुछ जो भी क्वार्टरली बेसिस पे आएगा ना, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होने पड़ेंगे। When the other finance information maintained outside India, अगर कोई इंफॉर्मेशन है जो इंडिया के बाहर मेंटेन किया जा रहा है, तो डायरेक्टर चाहे तो सिर्फ डायरेक्टर देख सकता है, ओके। ऑथोरिटी किसके पास है? सिर्फ डायरेक्टर है। डायरेक्टर से पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर कोई और नहीं देख पाएगा, या फिर डायरेक्टर किसी और को नहीं बोल सकता, अपने दोस्त को नहीं बोल सकते कि भाई एक काम करना, जाके उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट देख ले, अलाउड नहीं है, किसी को अलाउड नहीं है। ऑलरेडी डायरेक्टर, सिर्फ डायरेक्टर क्या कर सकता है, जा सकता है, आराम से वहां पे देख सकता है, ओके। या फिर वो अगर डायरेक्टर चाहे तो उनसे बोल सकता है कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रांच ऑफिस चाहिए, इससे बोल सकता है इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनको विद इन 15 डेज इन्फॉर्मेशन भेज देना होगा,
ये प्रोसीजर है, ठीक है। जिस भी दिन पॉइंट 3 बोला गया, इफ द कंपनी शैल प्रोड्यूस सच फिनांस इंफॉर्मेशन टू द डायरेक्टर विद 15 डेज ऑन रिसीप्ट ऑफ द रिटन रिक्वेस्ट। जिस दिन भी रिटन रिक्वेस्ट हुआ ना, उसके 15 दिन के अंदर वो सारी डिटेल डायरेक्टर के पास आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार बना है, मतलब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सिर्फ बोल दिया है, आपके बुक में होंगे, आप देख सकते हो, अदरवाइज एमसी की वेबसाइट जिंदाबाद। क्लॉज सबसेक्शन 4 इंस्पेक्शन इज मेट। क्लॉज 3 मतलब यहाँ वाला प्रोविजन का इंस्पेक्शन होगा अगर, तो जो भी ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, इनको असिस्ट करना होगा। जो भी इंस्पेक्ट करने आया है ना, उसको पूरा असिस्टेंस देना होगा, उसको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा। उसको थोड़ी पता है कि कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट रखा है, तो उसको सारा कुछ ऑफिसर है चाहे एम्प्लॉय जो भी है, जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए डायरेक्टर आया, उसको सारे असिस्टेंस देना पड़ेगा। सबसेक्शन 5 है बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस वाउचर शैल बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। कैसे रखना होगा? अच्छे से रखना है, ऐसे नहीं क्या तो चूहा खा गया, नॉट अलाउड। अच्छे से रखना होगा। शैल बी केप्ट इन गुड ईयर फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर। 8 साल तक हमको बुक्स ऑफ अकाउंट को कीप करके रखना पड़ेगा। सबसेक्शन 5 के अंदर बोला गया है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 128 सबसेक्शन 5। 8 साल तक हमको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोर्ट भी वर्ड आना चाहिए, ट्राइब्यूनल अगर बोलता है कि आपको कुछ और समय के लिए रखना होगा, क्या चाहिए, अब कुछ और लंबे समय के लिए रखना होगा, तो फिर आपको रखना पड़ सकता है। होता है ना, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि भाई कुछ घोटाला चल रहा है, हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, आप 8 साल में डिलीट मत करना, मतलब डेटा हटाना मत, रखे रहो जब तक हम बोलते नहीं है। तो जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता तब तक रखना पड़ेगा। या फिर बोल सकते हैं कि 10 साल रखो, 15 साल रखो, जो भी टाइम बोल देता है उतने टाइम तक के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। सबसेक्शन 6 बोलता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ एंड अदर ऑफिसर। ओके, इन लोग को मानेंगे कि ये लोग कॉन्ट्रावेंशन किया है। अगर ये लोग इनमें से किसी भी चीज का उल्लंघन करता है तो ये लोग कॉन्ट्रावेंशन करेगा इस प्रोविजन का। एंड अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। वर्ड का मतलब सोचते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, मतलब 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। मिनिमम नहीं बोला गया, मतलब वर्ड नहीं। एक बार पेनल्टी के फिगर्स चेक कर लें। ओके, द फाइन विच शैल नॉट imprisonment for the term which may extend to 1 year, जो 1 साल तक कर ये किया जा सकता है। मतलब मिनिमम कितना भी हो सकता है, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल तक किया जा सकता है। और वर्ड यूज किया गया है फाइन, मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम विच में एक्सटेंड टू 5 लाख। 50,000 से 5 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। सो ये था हमारा सेक्शन 128, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज देखें, एक बार समराइज चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ये देखे थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट को रखना कहाँ पे है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये भी देखे थे कि हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट होता क्या है, ये वाला होता है। क्लॉज 1 में देखे थे ये प्रोविजन एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है एंड उनको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा। ओके, सारा जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, एक्रूअल बेसिस पे होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। शॉर्टकट बोल सकते हैं DAT, मतलब डबल एंट्री सिस्टम हो गया, एक्रूअल बेसिस पे हो गया, ट्रू एंड फेयर भी हो गया। आप ADT बना सकते हो, जो भी बना लो, ठीक है। इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस का भी डिटेल रखेंगे, जो दोनों को अफेक्ट कर रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस एज वेल एज ब्रांच ऑफिस। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रोविजो क्लॉज से पढ़े थे कि इंडिया में हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, बट AOC 5 नाम का फॉर्म ROC के पास जाता है विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वो जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ ना, उस दिन से 7 दिन के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं, कुछ कुछ प्रोविजंस पढ़े थे। एंड ब्रांच ऑफिस अगर इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया तो कंप्लाई किया हुआ मान लेंगे, अगर समराइज रिटर्न हमको मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इंस्पेक्शन किया जा सकता है, फिर वो डायरेक्टर इंस्पेक्शन कर सकता है, उसका पावर पैटर्न लेके और कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है, ओनली डायरेक्टर के पास पावर है, ठीक है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है जो भी दूसरा। हाँ, इसके अलावा अगर CS है वो भी लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि उनके पास अलग से पावर दिया गया है ना। बट डायरेक्टर को यहाँ पे बात किया जा रहा है, जिनके पास कानून स्टैट्यूट पावर दे रहा है, उनका एक्सेप्शन है, मतलब उनको तो अलग से पावर मिला ही है। इनका बात कर रहे हैं, डायरेक्टर को यहाँ पे पावर है। अब ऐसा कोई नहीं, कोई अचानक से एम्प्लॉय क्या बोला मेरे को अकाउंट दिखाओ, तो अलाउड नहीं है, शेयर होल्डर जाके नहीं मांग सकता है। इंस्पेक्शन अगर हो रहा है तो कौन करेगा? ऑफिसर। एम्प्लॉय शैल गिव ऑल असिस्टेंस, वो प्रोवाइड करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर को हम लोग को 8 साल तक रखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो लंबे समय तक रखना पड़ सकता है। एंड ये लोग के ऊपर बैन बच जाएगा इन लोग का, अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो पनिशेबल कितना होगा? मिनिमम 1 ईयर एंड फाइन लग सकता है 50,000 से 5 लाख 5 लाख रुपया तक का। वेट, कुछ पॉइंट्स मैं कुछ शायद और नोट किया हूँ, आपको बताऊंगा, 1 मिनट चाहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक लाइक कर दिया होगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दिया। ओके, एक वर्ड और बताना चाहूंगा, फिनांशियर का मतलब क्या होता है? एवरी फिनांशियर वर्ड यूज है। इस फिनांशियर का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट की क्लास में हमने पढ़ा है, फिनांशियर मतलब वो ईयर जो कि 31/3 को खत्म हो जाता है एंड स्टार्ट होता है 1/4 से, राइट? बिल्कुल सही पढ़ा है। यहाँ पे फिनांशियर का मतलब यही है, सेम वर्ड जो टेक्स्ट में पढ़ा था वही यहाँ पढ़ा है, जो अकाउंट में पढ़ा था वही यहाँ भी। बट अगर कोई कंपनी है, एग्जाम्पल इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलो ये पार्ट हटा देता हूँ। एक कंपनी है विच इज क्या, होल्डिंग और सब्सिडरी है। एक कंपनी है विच इज होल्डिंग और सब्सिडरी, किसकी होल्डिंग सब्सिडरी है? आउटसाइड इंडिया जो कंपनी है उसकी होल्डिंग है। हमारी यहाँ वाली कंपनी मेन कंपनी नहीं है, इंडिया के बाहर कोई बड़ी कंपनी है जो मेन है, उसकी होल्डिंग हमारे इंडिया में या फिर उसकी सब्सिडरी इंडिया में। इन दैट केस अगर ये कंपनी चाहे तो ये लोग एनसीएलटी के पास जाएगा एंड इसके पास जाके बोलेगा कि हाँ मेरा जो फिनांस दे रहा है उसको चेंज कर दो, हम 31 तारीख को नहीं फाइल कर पाएंगे, ठीक है? मेरा जो मेन पेरेंट कंपनी है उसके हिसाब से उसका जो फिनांसियर है, उसका जो फिनांसियर होता है, हम उसके हिसाब से हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई होता है तो वो ऑर्डर दे सकता है कि ठीक है तुम जिसके तुम्हारा अपना डिफरेंट फिनांशियल ईयर चूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये एक अलग पॉइंट था जो कि इस सेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैंने इस सेक्शन के अंदर कवर कर दिया बिकॉज द वर्ड फिनांस ईयर यहाँ पे लिखा था, ठीक है? तो अब इस सेक्शन के अंदर बताने के लिए कुछ नहीं है। होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हूँ। ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये इसका फोटो चाहिए तो मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम का चैनल मिल सकता है, नहीं मिल रहा है तो चैनल का अबाउट सेक्शन में जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? व्हाट्सएप करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, फोन नहीं लगता है कभी कभी, मेजॉरिटी टाइम नहीं लगता है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पॉज कर दो।